हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश बड़ोला हिंदी के व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए आज आपसे रीतिकाल के संबंध में कुछ बातें करेंगे। रीतिकाल, आप जान रहे हैं कि रीतिकाल जो है वो 1700 से 1900 तक के बीच का युग है। इस युग को कुछ अलग अलग कवियों ने अलग अलग नामों से भी संबोधित किया है। इस युग को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल के नाम से प्रचलित किया है। अगर हम इसके नामकरण की बात करें तो रीति शब्द आप सभी परिचित हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख 5 संप्रदायों में रीति संप्रदाय भी है। संस्कृत में रीति शब्द विशिष्ट पद रचना, कवि प्रस्थान हेतु, काव्य मार्ग आदि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। रीति का अर्थ हिंदी में प्राय विस्तृत हो गया है। हिंदी में प्राय लक्षण ग्रंथों में काव्य रचना संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन जहाँ किया जाता है उसको रीति ग्रंथ भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी व्यापक अर्थ में इसका नाम रीति काल रखा है। अब हम बात करते हैं रीति काल की विशेषताओं की। रीति काल, सबसे पहली विशेषता ऋतु वर्णन, यानी रीतिकालीन काव्य की एक प्रवृत्ति क्या रही है? ऋतु वर्णन की रही है। इस काल के कवियों ने अधिकतर ऋतु वर्णन उद्दीपन के रूप में किया है। ऋतु वर्णन के साथ साथ ऋतु विशेष में होने वाली कोई भी क्रीड़ा, मनोविनोद, वस्त्र, आभूषण, उल्लास, इनकी भरपूर व्यंजना इस काल के कवियों ने की है। इसके अतिरिक्त इस काल के कवियों ने ऋतु विशेष में होने वाले कोई तीज त्योहार, उनके बारे में भी संलिष्ट चित्र खींचे हैं, यानी उनका भी वर्णन इस काल में किया गया है। ऋतु, इससे आप इसको जो है समझ सकते हैं कि ऋतु का वर्णन इस काल के कवियों ने किया है। फिर विशेषता आती है श्रृंगारिकता। ऋतु काल श्रृंगारिकता, यानी यह प्रवृत्ति ऋतु काल में बहुत ज्यादा प्रचुरता के साथ देखने को मिलती है। श्रृंगार को इस युग में रस राज की संज्ञा दी गई है, यानी इस युग में श्रृंगार रस के 2 भेद देखने को मिले, संयोग और वियोग। रीति युग में श्रृंगार के इन दोनों अंगों का चरम सौंदर्य देखा जा सकता है। इस युग की अगर बात करें तो इस युग की श्रृंगारिकता के ऊपर डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा कि श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोग परक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। यानी इस काल में आपको श्रृंगार रस देखने को अधिक मिलेगा। फिर आती है विशेषता अलंकरण की प्रवृत्ति। अलंकार योजना के लिए भी रीतिकालीन कवि प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अलंकार का प्रयोग अलंकार या चमत्कार प्रियता के लिए और अलंकार रस विधान के लिए, दोनों के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है। अलंकार शास्त्र के ज्ञान के बिना उस समय के कवि को सम्मान मिलना बहुत कठिन था, क्योंकि रीतिकाल, ऋतुओं की बात जब आप करेंगे तो अलंकारिक आपको होना ही पड़ेगा। अलंकार के माध्यम से ही आप अपनी बात को कह सकते हैं। अगली विशेषता आती है नायिका भेद विवरण। रीतिकालीन जो कवि थे उनको भारतीय कामशास्त्र से बहुत प्रेरणा मिली थी। अब कामशास्त्र में अनेक प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है। उस युग की श्रृंगारी मनोवृत्ति ने वहां से प्रेरणा पाकर तथा युग के जो सम्राट हुए, राजा हुए, नवाबों के हरम में रहने वाली कोटि कोटि सुंदरियों का लीलाओं आदि से प्रभावित होकर इस काल के कवियों ने साहित्य में नायिका भेद के रूप में उनकी अवतारणा की थी। यानी जो नायिका भेद वर्णन मिलता है वो भारतीय कामशास्त्र से प्रेरणा लेकर नायिका के बारे में इस काल में लिखा गया।
फिर विशेषता आती है नख शिख वर्णन। विशेषता इसकी आती है नख शिख वर्णन, यानी रीतिकालीन कवियों के सामने नारी का एक ही रूप था और वो कैसा था? विलासिनी प्रेमिका का। नारी उनके लिए एकमात्र भोग विलास की उपकरण थी। सौंदर्य वर्णन में इस काल के कवियों ने नारी के उत्तेजक रूप का वर्णन किया, अंगों का वर्णन बहुत ज़्यादा किया है और इस वर्णन से ही उनकी वासना वृत्ति की तृप्ति होती थी। इस एकांकी दृष्टिकोण के कारण, यानी नारी को वासना वृत्ति की तृप्ति के कारण, वह नारी जीवन के सामाजिक महत्व और मातृ शक्ति को नहीं देख सके थे। इस काल की अगली विशेषता है ब्रज भाषा की प्रधानता। उस समय इस काल में, रीति काल में ब्रज भाषा इस युग की प्रमुख साहित्यिक भाषा रही है। यह काल हम कह सकते हैं कि ब्रज भाषा की चरम उन्नति का काल है। इस समय ब्रज भाषा में ही विशेष निखार, विशेष माधुर्य और भाषा में इतनी प्रवणता आई कि भारतेंदु काल तक कविता क्षेत्र में इस भाषा का एकमात्र आधिपत्य रहा। तो इस काल में हम ब्रज भाषा को प्रधान रूप से देखते हैं। फिर विशेषता आती है भक्ति और नीति। हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप में रीतिकाल श्रृंगार युग था, फिर भी इस काल में भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियां भी देखने को मिल जाती हैं। लक्षण ग्रंथों का निर्माण, यानी रीति काल में, इस काल में कवि कर्म और आचार्य कर्म एक साथ चलते रहे हैं। अगर हम रीति मुक्त कवियों को छोड़ दें तो उनको छोड़कर प्राय इस काल के सभी कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। जसवंत सिंह का भाषा भूषण एक प्रमुख ग्रंथ इस समय रहा है। द्वितीय प्रवृत्ति में रीति कर्म और कवि कर्म, वो दोनों जो है समान महत्व को लेकर चले हैं। चिंतामणि, रतिराम, भूषण देव, कुलपति, ये ऐसे ही कवि आचार्य हैं जो रीति कर्म और कवि कर्म दोनों को लेकर चले हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण इस काल के कवियों ने किया है। तो रीति काल में हम ये देख सकते हैं कि इस काल के कवियों की जो भक्ति है, उसके संदर्भ में अगर हम डॉक्टर नागेंद्र के विचार को समझें तो उन्होंने कहा है कि यह भक्ति भी उनकी श्रृंगारिकता का अंग थी। जीवन की अतिशय रासिकता से जब ये लोग घबरा उठते होंगे तो राधा कृष्ण का यही अनुराग उनके धर्म भीरु मन को आश्वासन देता होगा। रीतिकाल की यदि हम बात करें तो रीतिकाल में श्रृंगारी कविता को प्राधान्यता मिली है। इस काल में भूषण लाल और सूदन आदि कवियों ने ओजस्वनी भाषा में अपनी काव्यों की सृष्टि उत्पन्न की है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है बात रखी रीतिकाल की। रीतिकाल की विशेषताओं को आपने समझा। इन विशेषताओं को आप अच्छे ढंग से याद करें। एक बार इनके हेडिंग में फिर आपको दोहरा देता हूँ। रीतिकाल की विशेषता ऋतु वर्णन, श्रृंगारिकता, अलंकरण की प्रवृत्ति, नायिका भेद वर्णन, नख शिख वर्णन, नख शिख मतलब नायिका के बारे में, ब्रज भाषा की प्रधानता, भक्ति और नीति और लक्षण ग्रंथों का निर्माण। तो ये आज आपने रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। अगले व्याख्यान में और अगला विषय लेकर, अगला टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।